नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम तमक श्वास के लक्षण। अब लक्षण में क्या है? श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी का शरीर टेढ़ा हो जाता है। अब परमानेंट टेढ़ा नहीं होता। टेढ़ा होने से यानी कि उसको श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से वो अपनी पोजीशंस चेंज करता रहेगा। यानी कि बेचैनी इतनी होगी कि कभी उल्टा लेटेगा, कभी सीधा होगा। तो श्वसन का वेग बढ़ने पर उसका शरीर का टेढ़ा होने से आपको ये मतलब निकालना है। बार-बार क्या होगा? जब भी साँस लेगा बार-बार उसको खाँसी भी आएगी। श्वास के साथ-साथ कास का वेग भी आएगा कि कास भी क्या है? वात कफज है। कास की भी प्रवृत्ति इसके अंदर होगी। कास के साथ कफ स्टीवन होने से अब देखो, प्रधानता किसकी देखी थी तमक श्वास के अंदर? कफ की। कफ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो जब भी उसको कास का वेग आएगा तो कास के अंदर क्या होता है? जो स्पुटम होता है उसके साथ बाउट्स ऑफ कफ बाहर निकलता है। तो जब भी जो कफ भरा हुआ है इसके अंदर वो बाहर निकल जाएगा तो इसको लाभ मिलेगा, अच्छा फ़ील आएगा। तो थोड़ी देर के लिए ये जो श्वास ले रहा था उसके अंदर रिलैक्स फ़ील होगा उसको। तो कास के साथ अगर कफ का स्टीवन हो जाता है, निस्टीवन हो जाता है, कफ बाहर निकल जाता है तो रोगी को लाभ मिलेगा। फिर क्या होगा? रोगी के नेत्र सदैव ऊपर की ओर चढ़े रहते हैं। उसी वजह से कि ऊपर मुख करके श्वास प्रक्रिया में ये ऊपर मुख करके श्वास लेगा और वायु का विमार्गमन हो रहा है। अगर प्राण वायु सिर की तरफ गमन कर गई तो वो नेत्र को ऊर्ध्व कर देती है। श्वास की कठिनाई के कारण स्वेदाधिक्य क्या है? बल लगा के उसको श्वसन क्रिया करनी पड़ रही है, इसकी वजह से उसको पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेदाधिक्य होगा। शयन करने पर निद्रा नहीं आती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोने की कोशिश करेगा, नींद नहीं आएगी, लेटेगा तो कष्ट बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा होने का कारण है क्योंकि लेटने पर प्रतिलोम वायु, जो वायु का विमार्गमन हो रखा है, वो वायु कहाँ आ जाती है? पार्श्व में आ जाती है। लेटरल साइड आ जाएगी, पार्श्व में आकर पसलियों से भी समझ सकते हो आप, रिब्स के अंदर या चेस्ट में वायु भर जाएगी, जिससे क्या है उसमें जकड़ाहट उत्पन्न करेगी। तो जैसे ही ये लेटेगा, लेटने पर ही ऐसा होगा, लेटेगा तो क्या होगा? श्वसन जो वायु है वो पार्श्व में आ जाएगी और जिससे इसको श्वास लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा इसको पेन होगा। वो वायु जो भरी हुई है उसकी वजह से पार्श्व पीड़ा भी होगी, इसलिए सोने की कोशिश करेगा तो नींद नहीं है। सोएगा कैसे? लेट के, तो लेटने में हो रही है मेन दिक्कत तो लेट नहीं पाएगा। बैठने पर क्या है? आराम मिलेगा। बैठेगा तो वायु ऊपर की तरफ होके निकलेगी या फिर वायु का हो सकता है अगर अनुलोमन हो गया तो फिर इसको रिलैक्स होगा, लेकिन लेटने पर वायु विमार्गमन की वजह से पार्श्व की तरफ आ जाती है और पार्श्व की तरफ आने पर इसका कष्ट बढ़ जाता है। तो यह है तमक श्वास के सामान्य लक्षण। फिर है अब देखो 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है तमक श्वास का, तो आपको स्टार्ट करना है, निदान वही लिख सकते हो आप जो श्वास के निदान है वो लिख सकते हो। फिर है इसके संप्राप्ति लिख दोगे आप, ठीक है? संप्राप्ति के बाद आपको इसके सामान्य लक्षण लिखने हैं। फिर इसके भेद, इसके 2 नंबर में भेद भी पूछे जाते हैं। तमक श्वास के भेद बताइए, 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। सारी श्वास का भेद ना पूछ के केवल तमक श्वास के भेद बताए हैं आचार्यों ने, तो वही पूछते हैं संतमक श्वास और प्रतमक श्वास, ठीक है? ये इसके भेद हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इनको भी आपको बता के आना है कि संतमक के अंदर क्या हो रहा है या प्रतमक श्वास के अंदर क्या हो रहा है। तो संतमक श्वास में क्या होगा? जो श्वास उदावर्त रोग के कारण, उदावर्त में भी क्या होता है? वायु का विमार्गमन होता है। आना के बाद उदावर्त की कंडीशन आएगी जो उसके पूर्व रूप में हो रहा था। तो उदावर्त यानी कि वायु के विमार्गमन की वजह से, जिसमें क्या है? वायु प्रकोपित होकर विमार्गमन कर जाती है। तो जो श्वास उदावर्त रोग के कारण, एक कॉज बता दिए इनके, संतमक श्वास का कारण बता दिया है कि अगर उदावर्त रोग है किसी व्यक्ति को तो, या फिर उसके मुख और नासिका मार्ग में धूली प्रवेश कर गई है, बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल हैं वो कहाँ पर आ गए हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, मुख और नासिका मार्ग में धूल प्रवेश के हो जाने के कारण, तथा वेगावरोध, याद रखना है क्योंकि उदावर्त रोग भी किस वजह से होता है? वेगावरोध से होता है। जो आचार्य चरक ने नवेगान्यधारी में जो शुरू के जो 6 अदारणीय वेग बताए हैं, वही 6 अदारणीय वेग ही क्या होते हैं? उदावर्त होते हैं, ठीक है? तो वेग अवरोध से उत्पन्न होता है क्या? संतमक श्वास, ठीक है? इससे क्या होगा? तम से बढ़ता है। अब देखो शुरू से पढ़ते हैं, क्या हो रहा है? उदावर्त रोग के कारण, मुख नासा मार्ग में धूलि प्रवेश की वजह से और वेगावरोध से, 3 कारण हो गए।
इनसे उत्पन्न हो रहा है तथा तम से बढ़ जाता है। अब ये कफ की वजह से हो रहा है, तो कफ का अगर हम दोष देखें, जो कफ की वजह से तम की वृद्धि होती है, वायु की वजह से रज की वृद्धि होती है और तम से बढ़ जाता है। तो ये क्या है, उस व्यक्ति के अंदर कफ बढ़ा हुआ है, तम भी बढ़ेगा, तो ये जो संतमक श्वास है ये भी बढ़ेगा, तम से बढ़ता है तथा शीतल आहार विहार से शांत होता है। अब आपको डाउट आएगा कि जब कफ बढ़ा हुआ है तो शीतल आहार विहार से शांत क्यों होगा? अब वापस चलते हैं हम अपने पहले पहले पॉइंट पर, पित्त स्थान समुद्भव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्लियरली बोलते नहीं है, लेकिन आगे जाके इसके अंदर क्या होता है, अगर तमक श्वास स्पेशली तमक, और किसी के अंदर नहीं, केवल तमक, तमक श्वास के अंदर क्या होता है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि शीतल आहार विहार से इसकी शांति। क्लियरली नहीं बोलते हैं कि पित्त आएगा, लेकिन जब आप चरक के अंदर पढ़ोगे, चरक चिकित्सा में लिखा हुआ है कि पित्त स्थान समुद्भव, जो वर्ड बोला जाता है वो तमक श्वास के लिए ही आता है। स्पेशली जो हमने पहले पहले पढ़ा था, पित्त स्थान समुद्भव, वो तमक के लिए ही आता है। तो पित्त के स्थान से, तो आमाशय के अंदर तो कफ का भी स्थान है, पित्त का भी स्थान है, तो उस कफ के साथ साथ अगर पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ और आखिर में जाके इसके अंदर पित्त ही बढ़ता है, इसलिए शीतल आहार विहार से इसकी शांति होती है। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा, बाद में आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि कफ बढ़ा हुआ है तो शीतल आहार विहार से तो रोग बढ़ना चाहिए, फिर शांत क्यों हो रहा है? क्योंकि बाद में जो फॉर्म में आता है वो आता है पित्त, और पित्त की पहले हमें किसकी शांति करनी है, फिर पित्त की शांति करनी है, बाद में हम कफ की शांति करेंगे। ऐसा होता है कि पहले जो अनुबंध हुआ है उसको ठीक करो, बाद में किसी को ठीक करना। तो पहले क्या है, पित्त की शांति के लिए उसको शीतल आहार विहार से शांत हो जाता है, वो होता है संतमक श्वास। ठीक है, फिर है प्रतमक श्वास। तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब, अब देखो, अब यहाँ पर आ गया था पित्त, पित्त तो यहीं आ गया, यानी कि संतमक की बढ़ी हुई अवस्था क्या होती है, प्रतमक। याद रखिएगा इस लाइन को, संतमक की बढ़ी हुई अवस्था ही क्या होती है, प्रतमक श्वास होती है। अब देखो, ज्वर और मूर्छा मेनली किसके सिम्टम होते हैं, पित्त के होते हैं। पित्त के ये जनरल सिम्टम होते हैं, ज्वर और मूर्छा। पित्त यहीं से आना शुरू हो गया, लेकिन पित्त अगर बढ़ता ही जाएगा तो क्या होगा, उसको उपद्रव स्वरूप क्या आएगा, ज्वर और मूर्छा, ये आएंगे। वहां पर हमने औरों के अंदर मूर्छा पड़ी थी, वो किस वजह से पड़ी थी कि श्वास नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मूर्छा का वो कारण तो रहेगा, लेकिन साथ साथ पित्त के जो जनरल सिम्टम है, भ्रम, मूर्छा, दाह, ज्वर, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब ज्वर व मूर्छा ये दोनों उपद्रव रूप में पाए जाएं तो उसको प्रतमक, प्रतमक से पी, पित्त का इन्वॉल्वमेंट याद रखना है, पी से प्रतमक और पी से पित्त, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पित्त का अनुबंध। अब यहाँ क्लियरली बोलता है कि प्रतमक श्वास में पित्त का अनुबंध होता है, लेकिन पित्त का अनुबंध तो यहीं से शुरू हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला है कि संतमक की बढ़ी हुई अवस्था प्रतमक श्वास है। तो ये श्वास इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी अलग है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें डाउट भी आएंगे, लेकिन उनको आपको ऐसे ही क्लियर करना है कि ये जब बढ़ जाएगा तो क्या है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जो वर्ड आया था पित्त स्थान समुद्भव, वो पूरी श्वास में पित्त के लिए नहीं आया, लेकिन पित्त स्थान समुद्भव आपको मेनली किसके लिए समझना है, तमक श्वास के लिए समझना है। तो वहाँ पित्त स्थान पे आचार्य ने बोल दिया आमाशय को कि वो पित्त का स्थान है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कफ का भी स्थान है, तो शुरुआत कफ से भी हो रही है। लेकिन अगर पित्त स्थान बोला है तो पित्त भी कुछ ना कुछ अपना रोल तो निभाएगा। तो वो पित्त विकृति किसके अंदर करता है, तमक श्वास के अंदर करता है। बाकी किसी श्वास में वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, केवल वो आता है तमक श्वास के अंदर। तो आपको याद रखना है, इसके दो भेद होते हैं, संतमक श्वास और प्रतमक श्वास। फिर देखते हैं इसकी साध्य साध्यता। क्षुद्र श्वास जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर देखा था कि इंद्रियों में कोई भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही है, उसको सांस में भी कोई कष्ट नहीं होता, यानी कि ये, और थोड़े से ही उसको लिटाते हैं बिठाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, तो यानी कि ये साध्य होती है। और महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास असाध्य होती हैं। साध्य साध्यता भी इसकी पूछी जाती है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये असाध्य होती हैं, क्योंकि इसमें तो व्यक्ति को श्वसन क्रिया में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। नूतन ये पढ़ चुके, नूतन तमक श्वास साध्य है और जीर्ण तमक श्वास कैसा होता है, कृश साध्य होता है। तो ये आपका तमक श्वास पूरा होता है और इम्पोर्टेंट है, सारा आपको याद रखना है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निदान भी याद रखिएगा, निदान तो आपको वही कास वाले ही याद रखने हैं, पूर्व रूप में चारों आपको याद रखने हैं,
संप्राप्ति में संप्राप्ति चक्र पढ़ना है, लेकिन अगर तमक श्वास अलग से पूछी जाती है, तो जो तमक श्वास के अंदर मैंने संप्राप्ति चक्र लिख रखा है आपको एग्ज़ाम में वही लिख के आना है। और जैसे आप एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करके जा रहे हो, तो आप एक तमक श्वास को ही पढ़ जाओ। 99% पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आता है। भेद आपको इसके याद रखने हैं, 5 भेद होते हैं इसके। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न, तमक और शुद्र। सारे दोष की प्रकृति भी दोष कौन-कौन से प्रकोपित हैं इसके अंदर, वो भी याद रखिएगा।